हाँ जी दोस्तों, तो आज चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे जो कि है जनरल एक्सप्लेनेशंस आईपीसी का। और बाकी के दो प्रीवियस वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, फर्स्ट था हिस्ट्री एंड डेफिनेशन ऑफ आईपीसी, सेकंड था इंट्रोडक्शन जिसमें हमने स्टार्ट किया था, कवर किया था सेक्शन 1 से सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी। इस वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेक्शन 6 से स्टार्ट करेंगे और 52A तक जो कि है हार्बर, वहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये 45 एक्ट है 1860 का, इन्फोर्स हुआ था 1862 में, और 1 से 5 का डेफिनेशन जो है वो तो कवर कर ही चुके हैं। अब 6 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सेकंड क्या कहता है, जिसका नाम है जनरल एक्सप्लेनेशंस। 6 की डेफिनेशन अगर पढ़ते हैं, सेक्शन पढ़ते हैं सेक्शन 6, तो उसमें लिखा है डेफिनेशंस इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस। Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision और illustration। तो इसमें ये कह रहा है कि जनरल एक्सेप्शन जो है चैप्टर 4 जो है, हमें कोई सा भी इसमें कोई भी ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई हो या उस ऑफेंस से रिलेटेड कोई प्रावधान दिया गया हो कि कैसे उसको कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए, या कोई इलस्ट्रेशन दिया गया हो किसी एग्जाम्पल के थ्रू, उस डेफिनेशन को समझाया गया हो, तो उन सभी चीज़ों में हमें ये ध्यान रखना है कि चैप्टर 4 जो है जनरल एक्सेप्शंस, उनको हमें ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को पढ़ना है, भले ही वहाँ पे वो चीज़ दी गई हो या नहीं दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल 300 क्या कहता है? डेफिनेशन ऑफ मर्डर है। ठीक है, अब कोई मर्डर कर देता है, ठीक है, 6 साल का बच्चा अगर मर्डर कर देता है तो उसके मर्डर के अकॉर्डिंग तो पनिशमेंट नहीं दे सकते ना। 302 में मर्डर की पनिशमेंट दी गई है, बट अगर 6 साल का बच्चा मर्डर कर देता है तो क्या उसको भी वही पनिशमेंट मिलेगी? तो वो कवर होता है जनरल एक्सेप्शन में कि इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही हम इसमें कुछ समझ सकते हैं। तो इसमें सेक्शन 6 जो है वो यही कह रहा है बेसिकली कि इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली हमें उस पर अमल करके देखना चाहिए कि कहीं ये जनरल एक्सेप्शंस की जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स है, वो उनमें तो कवर नहीं हो रही, फैक्ट्स में तो कवर नहीं हो रही कहीं पे, कि सपोज मर्डर तो हुआ है बट वो 5 साल के बच्चे ने किया है, तो उस हिसाब से फिर जनरल एक्सेप्शन लग जाएगा। और फिर जनरल एक्सेप्शन में क्या कहते हैं कि 7 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो मर्डर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट ऐसा माना जाता है कि वो मेंटली, उनकी जो मानसिकता है इतनी डेवलप नहीं हो रखी होती है कि वो किसी का इंटेंशनली मर्डर कर दें। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 कह रहा है, और इसमें ये कह रहा है कि दोज एक्सेप्शन आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन। बट हाँ, अगर कहीं स्पेशली दिया गया है कि जनरल एक्सेप्शन इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा इस सेक्शन में, देन ये सेक्शन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज कोई सी भी पनिशमेंट, कोई सी भी डेफिनेशन पढ़ते समय और फैक्ट को ध्यान में रखते समय हमें क्या करना है, जनरल एक्सेप्शन देखने हैं कि कहीं उसमें कोई आ तो नहीं रहा है, कुछ कम तो नहीं हो रहा, कुछ उसके अकॉर्डिंग, फैक्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सेक्शन 7 क्या कहता है? सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद द एक्सप्लेनेशन। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी पार्ट में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो एक्सप्लेन कर दी गई है, तो वो सभी पार्ट में वैसे ही मानी जाएगी कि जैसा पहले एक्सप्लेन कर दी गई है, जो सी चीज़ पहले एक्सप्लेन कर दी गई है ना, तो वो सभी चीज़ आगे भी वैसी ही मानी जाएगी, जब तक कि उसके अगेंस्ट में या फिर उसके विपरीत कोई डेफिनेशन ना दी गई हो। सेक्शन 8 कहता है जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल। तो सेक्शन 8 क्या कहता है कि ही है ना, वो फीमेल को भी मेल को भी रिप्रेजेंट करेगा, मेल को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस में फीमेल्स को भी रिप्रेजेंट करेगा।
तो आपको पता है कि 1860 का टाइम था, है ना। हालांकि इसका जो निर्माण था इसका आईपीसी का, वो 1834 से ही स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम की मेंटालिटी ऐसी थी कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी मानी जाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है कि फीमेल को भी ही रिप्रेजेंट कर सकता है प्रोनाउन में। तो सेक्शन 8 क्या कहता है कि जहाँ पे भी ही लिखा है उसका मतलब हम ये मान लेंगे कि सी भी वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। सी की जगह भी ही यूज़ कर सकते हैं। 9 क्या है, नंबर। Unless the contrary appears from the context, word importing the singular number include the plural number and word importing the plural number include the singular number. सेक्शन 9 क्या कहता है कि कहीं पे अगर एक सिंगुलर नंबर दिया गया है तो वो प्लूरल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और कहीं प्लूरल नंबर दिया गया है तो सिंगुलर नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई चीज़ सामने ना आ जाए। ऐसा ना हो कि फैक्ट जो है इस पे सेट नहीं कर रहा है, देन वहाँ पे प्लूरल को प्लूरल और सिंगुलर को सिंगुलर ही माना जाएगा। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस, सिंगुलर नंबर कैन रिप्रेजेंट प्लूरल नंबर एंड प्लूरल नंबर कैन रिप्रेजेंट सिंगुलर नंबर। सेक्शन 10 क्या कहता है, मैन एंड वुमेन। The word man denotes a male human being of any age. The word woman denotes a female human being of any age. तो इसमें मैन और वुमेन की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहते हैं कि मैन वो है जो एक मेल ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी एज का, ठीक है, तो वो मैन है। और वुमेन कौन है, एक फीमेल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एक महिला इंसान जिसकी उम्र कुछ भी हो, ऑफ एनी एज, किसी भी एज की हो। सेक्शन 11 कहता है पर्सन। द पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। तो सेक्शन 11 जो है पर्सन, वो डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं बताता, वो कहता है कि इंक्लूड्स, ठीक है। तो पर्सन तो उसमें व्यक्ति तो आते ही आते हैं, प्लस में ये और क्या एक्सप्लेन करके बता रहा है कि पर्सन में इंसान तो आते ही आते हैं, मगर कंपनी जो है वो भी एक पर्सन कहलाएगी, एसोसिएशन जो है वो भी एक पर्सन कहलाएगी, और बॉडी ऑफ पर्सन्स, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों की एक संस्था जो बन जाती है, तो वो जो बॉडी होती है वो भी एक पर्सन ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये थी पर्सन की डेफिनेशन कि इंसान के साथ साथ इसमें कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स भी इंसान एज अ पर्सन ही माना जाएगा, क्योंकि उनका भी बर्थ होता है, उनका भी डेथ होता है, ठीक है। सेक्शन 12 क्या कहता है, पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक। किसी भी क्लास के पब्लिक जो हैं वो पब्लिक कहलाएंगे, या कोई सी भी कम्युनिटी है वो भी पब्लिक कहलाएंगे। सेक्शन 13 क्वीन जो है वो रिपील हो गया है, हट गया है यहाँ से, अब कोई क्वीन है ही नहीं यहाँ पे इंडिया में। सेक्शन 14 जो है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो राज्य सेवक जो हैं, सरकार के सेवक जो हैं, उनकी डेफिनेशन सेक्शन 14 में हमें देखने को मिलेगी। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन इंडिया बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो सेक्शन 14 क्या कह रहा है कि जो भी गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया गया है, गवर्नमेंट के द्वारा ही रखा गया है, वो उन्हीं के अंदर काम कर रहा है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट हो जाएंगे। सेक्शन 15 कह रहा है ब्रिटिश इंडिया, जो कि रिपील हो गई है। सेक्शन 16 कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपील हो गई है, ख़त्म हो गई है। सेक्शन 17 जो है गवर्नमेंट की डेफिनेशन देता है। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। तो गवर्नमेंट का क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट का ये मतलब है कि दो ही गवर्नमेंट माने जाएंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। 18 इंडिया की डेफिनेशन बताता है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ
इंडिया। तो जो भी बाउंड्रीज है इंडिया की, या फिर इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं इंडिया की जो इंडिया से बाहर है, तो वो भी इंडिया में ही आएंगी। इसमें लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट वो अब ऑटोमेटिकली हट गया है। ठीक है, तो अब सेक्शन 18 जो है इंडिया, ये कहता है इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत वो है जो भारत की जो सीमा है, वही जितनी भारत की जितनी सीमा है वही भारत है। सेक्शन 19 जो है वो जज की डेफिनेशन बताता है। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट ऑल्सो एवरी पर्सन। तो जज सेक्शन जो 19 है वो ये कह रहा है कि जज केवल वो नहीं है जो जज के लिए डेजिग्नेट किया गया है, जज ऑफिशियली जज घोषित किया गया है, वही जज नहीं है, उसके विपरीत भी, उसके अलावा भी और भी लोग जज कहे जा सकते हैं। हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव, जो कि कानून द्वारा उनको पावर दी गई है, इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, सिविल हो या क्रिमिनल हो, टू गिव टू क्रिमिनल अ डेफिनेटिव जजमेंट, मतलब एक जजमेंट जिसमें दे सकें। वो कोई व्यक्ति अगर जजमेंट दे सकता है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, सिविल हो या क्रिमिनल हो, वो भी जज कहलाएगा। या अ जजमेंट विच इफ नॉट अपील अगेंस्ट वुड बी डेफिनेटिव, और a judgment which if confirmed by other authority would be definitive। ये वो भी व्यक्ति जज कहलाएंगे और a judgment which if not appealed against। मेरे हिसाब से इसका यह मतलब होगा कि जब तक उस व्यक्ति का जो जजमेंट है वो अपील ना किया जा सके, वो डेफिनेटिव जजमेंट बन जाएगा, और जो डेफिनेटिव जजमेंट दे सकता है वो जज की श्रेणी में आ जाएगा। इफ़ कन्फर्म बाय सम अदर अथॉरिटी, या फिर उसकी जो जजमेंट है वो किसी दूसरी अथॉरिटी द्वारा कंफर्म कर दी जाए, तो वो भी जज की श्रेणी में आएगा। हु इज़, आगे लिखा है, हु इज़ वन ऑफ ए body of persons which body of person is empowered by law to give such a judgment। who is one of a body of persons which body of person, वो किसी कोई एक व्यक्ति जो उस समूह का व्यक्ति हो जो जजमेंट दे सके, जिसके पास, जिसे ये पावर दी गई हो कि वो जजमेंट दे सके, वो भी जज कहलाएगा। सेक्शन 20 कहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। तो कोर्ट बेसिकली वो है, डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। तो अगर सपोज एक सिंगल जज है, ठीक है, तो वही अपने आप में कोर्ट है। अगर कहीं सिंगल जज है, जज की डेफिनेशन हमने देख ली सेक्शन 19 में। अब सेक्शन 20 कहता है कि अगर कोई सिंगल जज है तो वही कोर्ट है। अदरवाइज जहाँ पर एक से ज़्यादा जज हैं, जिस केस में एक से ज़्यादा जज हैं, तो उन सभी जज को मिला के कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। तो या तो सिंगल जज जहाँ पे है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, या जहाँ पे एक से ज़्यादा जज हैं जिस केस में, और वो सभी बैठते हैं एक साथ, तो फिर वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन, और a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judge is acting judicially। तो जुडिशली जब वो कार्य कर रहे हों, तभी वो किसी केस को डिस्कस कर रहे हों, किसी केस पे डिसीज़न बना रहे हों, या कोई केस को हैंडल कर रहे हों,
तो ऐसे में वो सिंगल हैं तो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। अदरवाइज जहाँ पे एक से ज़्यादा हैं और वो सारे एक साथ बैठते हैं और एक साथ डिसीजन लेते हैं, केस की हियरिंग चलती है, तो वो भी कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। उसके बाद 21 पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। यहाँ पे डेफिनेशन भी आ जाती है, डिफ्रेंसिएशन आ जाता है सेक्शन 14 में, जहाँ पे दिया गया है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, और सेक्शन 21 में पब्लिक सर्वेंट। तो एक तो है राज्य सेवक, है ना, और एक है जनता सेवक। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो 21 में पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी गई है, काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है, तो इसको देखेंगे। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन हियर इन फॉलोइंग नेमली। तो इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए जितने भी डिस्क्रिप्शंस हैं उनमें से कोई व्यक्ति उनमें से किसी में भी सूट करता है, फिट होता है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। सबसे पहला है एवरी कमीशन ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स ऑफ इंडिया। तो कोई भी व्यक्ति मिलिट्री में हो या नेवल में हो या एयरफोर्स में हो, कमीशन ऑफिसर हो, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। थर्ड कहता है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself or is member of any body or person any adjudicatory function, every judge including। तो इसमें कह रहा है कि जज भी पब्लिक सर्वेंट है, या फिर जज जब एक से ज़्यादा है और वो एज ए कोर्ट ऑफ जस्टिस काम कर रहे हैं तो वो भी पब्लिक सर्वेंट है। अगला है एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उस कोर्ट ऑफ जस्टिस में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, इंक्लूडिंग अ लिक्विडेटर, इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट, और टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ। तो ये सारी कैटेगरीज दे रखे हैं। इनमें से कोई सा भी व्यक्ति कोर्ट ऑफ जस्टिस में एज ए ऑफिसर काम कर रहा है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। फिफ्थ जो है एवरी जूरी मैन, एसेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। तो जो पंचायत के जो मेंबर्स रहते हैं या सरपंच वगैरह हो गए, है ना, तो ऐसे सभी व्यक्ति को भी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। सिक्स्थ कहता है एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस और बाय एनी अदर कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी। एवरी आर्बिट्रेटर वो होते हैं जो समझौता करवाते हैं, ठीक है, दो गुटों के बीच में, दो लोगों के बीच में। तो अगर कोई आर्बिट्रेटर भी है ना तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में ही आएगा। सेवेंथ है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कंफाइनमेंट। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये पावर दी गई है कि वो किसी को बंद करके रख सके, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। 8 कहता है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस। और तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको ये काम दिया गया है कि वो किसी अपराध को होने से बचाए या अपराध के होने की सूचना दे, या टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, गलत करने वाले को, है ना, न्याय के सामने पेश कर सके, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, जो जनता के स्वास्थ्य को जो बचाए, सेफ्टी और कन्वीनियंस, जो जनता के स्वास्थ्य को उनको सेफ रखने के लिए जो काम करें वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएंगे।
every officer whose duty it is her officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government। तो कोई भी ऑफिसर है जिसको ये काम दिया गया है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को अपने पास रखे या फिर कोई सर्वे बनाए, टू मेक एनी सर्वे, कोई सर्वे करे, असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट निकाले या बनाए, और टू एक्सिक्यूट एनी रेवेन्यू प्रोसेस या किसी पैसों से संबंधित कोई कार्य करे गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और टू इन्वेस्टिगेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट बनाए ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और किसी गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में ही, गवर्नमेंट के फेवर में ही कोई ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट बोले, और टू मेक ऑथेंटिकेट और टू कीप any document relating to the pecuniary interest of government or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government। तो इसमें कुछ कैटेगरीज दी गई हैं जिसके अंडर अगर वो व्यक्ति काम करता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। 10th कह रहा है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, to make any survey or assessment or to levy any rate or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or to keep any document for the ascertaining of the right of the people of any village, town or district। इसमें वही बताया गया है कि टैक्स वगैरह से रिलेटेड अगर कोई रेट वगैरह कोई हैंडल करे या टैक्स इम्प्लाई करे किसी पे, है ना, गांव में, नगरों में, शहरों में, जिलों में, सॉरी, तो इन सब जगहों पे ऐसा कुछ होता है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में वो व्यक्ति आएगा। 11th है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एन इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एन इलेक्शन और पार्ट ऑफ एन इलेक्शन। तो कोई भी इलेक्शन करवाता है, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, इलेक्शन के प्रोसीजर को हैंडल करता है, प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज, है ना, इलेक्शंस में, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। 12th जो है एवरी पर्सन, इसमें भी कैटेगरीज हैं। 12th कहता है एवरी पर्सन, हर वो व्यक्ति, तो पहला है ए, इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेन्यूमरेटेड बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty। ये इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि ये आई थिंक फीस को लेके अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो शायद वो परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, कोई भी पब्लिक ड्यूटी करता है, ठीक है, समाज के फेवर में कोई सी ड्यूटी करता है सरकार द्वारा किया जाता है ना, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। बी है इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर अ सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 670 ऑफ कंपनी एक्ट। ये तो आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है ये। इन द सर्विस और पे ऑफ द लोकल अथॉरिटी, इन द सर्विस और पे ऑफ ए लोकल अथॉरिटी और कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय और अंडर ए सेंट्रल प्रोविंशियल और स्टेट एक्ट और ए गवर्नमेंट कंपनी। इसका नहीं पता, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर देना। सेक्शन 22 क्या कहता है? मूवेबल प्रॉपर्टी वो चीज़, वो वस्तु जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। द वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, किसी भी टाइप का वो वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, और इधर से उधर जिसको ले जाया जा सके, मूवेबल हो, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एक्सेप्ट, सिवाय इनके, जो ज़मीन है वो मूवेबल नहीं होती, तो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी।
एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, धरती से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज़ अटैच्ड टू द अर्थ, और उन जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगी। 23 है wrongful gain. Wrongful gain is gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. तो wrongful gain वो है गलत तरीके से कुछ पा लेना, ठीक है। तो जब सपोज मेरे पास ये डायरी है, ठीक है, और ये मेरी नहीं है, किसी और की है, और मैं ये डायरी जो है अपने पास ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, जो ले रहा है वो लीगली इंटाइटल है ही नहीं लेने के लिए, तो वो रॉन्गफुल गेन हो जाएगा। रॉन्गफुल लॉस क्या हो जाएगा, रॉन्गफुल लॉस इज द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग इट इज लीगली इंटाइटल्ड। अब सपोज रॉन्गफुल लॉस हुआ है गलत तरीके से चीज़ जो है अपनी वस्तु खो देना। सपोज ये मेरी डायरी थी और ये किसी ने ले ली है, हालांकि ये मेरी डायरी थी तो लीगली इंटाइटल तो मैं ही हुआ इसका, ठीक है, और ये किसी और ने ले लिया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा, क्योंकि गलत तरीके से मैंने नहीं दिया अपनी मर्जी से, तो किसी और ने गलत तरीके से ले लिया, तो ये रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा। गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully. A person is said to gain wrongfully. एक व्यक्ति गलत तरीके से चीज़ पा लेना तब कहलाएगा, वो व्यक्ति तब ऐसी श्रेणी में आएगा कि उसने गलत तरीके से चीज़ पा ली है जब वो उस चीज़ को गलत तरीके से अपने पास ले लेगा, एज वेल एज इसके अलावा इसके साथ ही साथ when such person acquires wrongfully, a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property, as well as when such person is wrongfully deprived of property. तो wrongful loss, wrongful gain जो है वो वही है कि गलत तरीके से किसी की वस्तु ले लेना। रॉन्गफुल लॉस वो हो गया कि गलत तरीके से किसी गलत तरीके से मेरी चीज़ मेरे हाथों से निकल जाना, तो रॉन्गफुल लॉस हो जाएगा। 24 कहता है डिसऑनेस्टली, whoever does anything with the intent of causing wrongful gain to, कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ करता है इस इंटेंशन से कि वो रॉन्गफुल गेन करे, मतलब टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, ऐसी कोई चीज़ करता है जिससे किसी के लिए किसी एक व्यक्ति के लिए रॉन्गफुल लॉस हो जाए, एक व्यक्ति के लिए रॉन्गफुल गेन हो जाए, इट इज़ सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली, तो ये डिसऑनेस्टली कहलाएगा। जब वो व्यक्ति इस इंटेंशन से काम करे कि एक व्यक्ति के लिए रॉन्गफुल लॉस हो जाए और एक व्यक्ति के लिए रॉन्गफुल गेन हो जाए, तो वो डिसऑनेस्टली कहलाएगा। ट्वेंटी 25 कहता है फ्रॉडुलेंटली, अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। फ्रॉडुलेंटली वो चीज़ है जब कोई व्यक्ति फ्रॉड करने के इंटेंशन से कोई कार्य करे, तो वो फ्रॉडुलेंटली की श्रेणी में आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। 26 है रीज़न टू बिलीव, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। रीज़न टू बिलीव हो जाता है कि किसी चीज़ को बात करने का, किसी चीज़ को मान लेने का अच्छा खासा रीज़न आपको मिल जाए। सपोज़ मैं अपने घर पे हूँ, ठीक है, और रात के 12 बजे कोई आता है और वो बेल बजा के बोलता है कि
मेरे पास ये घड़ी है, इसका जो प्राइस है 1 लाख है, और ये इसको मैं आपको 5,000 में ही दे दूँगा। तो मेरे पास अच्छा खासा रीज़न टू बिलीव है कि वो चोर है, ठीक है। तो ऐसे ही रीज़न टू बिलीव इसी को कहते हैं कि अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज, कि उसके पास अच्छा खासा कारण है उस बात को समझ लेने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं। 27 है प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। तो जो प्रॉपर्टी वाइफ के अंडर में है, क्लर्क के अंडर में है या सर्वेंट के अंडर में है, when property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. तो on account of that person, कोई जो प्रॉपर्टी है वो किसी व्यक्ति के, वाइफ के नाम पे, क्लर्क के नाम पे और सर्वेंट के नाम पे है, ठीक है। तो वो जो प्रॉपर्टी है उसी व्यक्ति के नाम पे ही माना जाएगा। ट्वेंटी 28 जो सेक्शन है वो बताता है काउंटरफीट बेसिकली हो जाता है नकली, जाली जो होता है वो। A person is said to counterfeit who cause one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it too likely the deception will thereby be practiced. काउंटरफीट बेसिकली वो हो जाता है कि किसी एक चीज़ की नकल करके दूसरी चीज़ बना देना, है ना, कोई नकली चीज़ बना देना गलत इंटेंशन से, बेसिकली उससे गलत इंटेंशन से और उससे प्रॉफिट गेन करने के लिए, तो वो बेसिकली काउंटरफीट हो जाता है। और इसमें एग्जांपल में ये भी कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसी नकल उतारे, उससे मिलता जुलता भी अगर नकल को उसने कोशिश की है बनाने की, तो वो भी काउंटरफीट की कैटेगरी में ही आएगा। 29 जो है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देता है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस। कोई भी चीज़ जो एक्सप्रेस की गई हो या विवरण उसका दिया गया हो किसी भी चीज़ पे, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो लेटर के माध्यम से हो, शब्दों के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से, मार्क्स के माध्यम से, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स इंटेंट टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। सो ऐसी चीज़ डॉक्यूमेंट वो चीज़ कहलाएगी, डॉक्यूमेंट वो चीज़ है जिस पे एक्सप्रेस किया गया हो थ्रू लेटर्स, थ्रू फिगर्स और थ्रू मार्क्स, ठीक है, और वो इन फ्यूचर एज ए एविडेंस उसको हम रखें अपने लिए, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगी। 29 ये है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। The word electronic record shall have the meaning assigned to them in clause T of subsection 1 of section 2 of the Indian Technology Act 2000। तो 29A में जो सेक्शन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वो ये कहता है कि इसकी जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, वो आपको कहाँ मिल जाएगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लॉज T में आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन मिल जाएगी, वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। 30 है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी denotes a document which is or purports to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal rights। So वैल्यूएबल सिक्योरिटी वो डॉक्यूमेंट हो जाते हैं जिसमें किसी व्यक्ति का लीगल राइट दिया गया हो, है ना, कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर और हैज़ नॉट अ सर्टन लीगल राइट, जो ये बताता हो कि उसके पास क्या राइट है और क्यों दूसरे को वो राइट नहीं मिलना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ है, वो ऐसी कोई डॉक्यूमेंट है, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएगी। 31 है अ विल। द वर्ड्स अ विल डिनोट्स एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो जो विल है वो डिनोट करेगा
टेस्टामेट्री डॉक्यूमेंट को, मतलब वसीयतनामा, मतलब किसी व्यक्ति के एक्सपायर हो जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट है, वसीयतनामा है, उसको विल कहेंगे। 32 है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल। सो यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्ड एक्ट है, ठीक है, वो इलीगल ओमिशन को भी अपने अंदर इंक्लूड करेगा। मतलब कोई कार्य है, जो वर्ड एक्ट है, कोई कार्य है, वो अपने आप गलत तरीके से कुछ ना करने को भी अपने आप में इंक्लूड करेगा। थर्टी थ्री बताता है एक्ट और ओमिशन। द वर्ड एक्ट denotes एज वेल एज 33 कहता है एक्ट एंड ओमिशन। द वर्ड एक्ट denotes as well a series of acts as a single act. The word omission denotes as well a series of omission as a single omission. 33 क्या कहता है कि जो एक्ट है वो अपने आप में ही, जो सीरीज ऑफ एक्ट है, मतलब कई सारे एक्ट हैं, कई सारे कार्य हैं, वो अपने आप में एक्ट अपने आप में इंक्लूड कर लेगा। सपोज एक पेज है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम फाड़ देते हैं, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको भी हम पेज कह सकते हैं। ऐसा ये एक्ट की डेफिनेशन कह रहा है कि जो सीरीज ऑफ एक्ट हैं वो भी एक एक्ट ही कहलाएगी, और उसी तरीके से जो सीरीज ऑफ ओमिशन है वो भी एक ओमिशन ही कहलाएगी। 34 है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एक कार्य जो बहुत सारे लोगों द्वारा किया जाए कॉमन इंटेंशन से, सबकी इंटेंशन जो सेम हो। सपोज सारे मतलब 5-6 लोग हैं जो चोरी करने जा रहे हो, और सबको पता हो कि वो चोरी करने जा रहे हैं, मतलब सबका कॉमन इंटेंशन है, सबको पता है कि चोरी करने जा रहे हैं, तो कॉमन इंटेंशन हो गया। तो एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो एक कार्य जो कि किया गया हो कुछ व्यक्तियों द्वारा, सेवरल पर्सन, कई व्यक्तियों द्वारा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, एक कॉमन इंटेंशन के साथ। When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by him alone. तो ऐसे में जब सबको पता है कि सबकी कॉमन इंटेंशन, सबको पता है कि एक ही कार्य करने जा रहे हैं और वो कार्य गलत है, तो जो पनिशमेंट एक व्यक्ति को मिलेगी वही पनिशमेंट सभी को मिलेगी, अगर सबका कॉमन इंटेंशन था तो। 34 ये कहता है सेक्शन। 35 कहता है when such an act is criminal by reason of its being done with the criminal knowledge or intention. When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. When such an act is criminal, कोई कार्य अपराध हो by reason of its being done, उसके होने पर क्रिमिनल नॉलेज के साथ और इंटेंशन के साथ। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of person who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with the knowledge or intention. When an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person joins the act with knowledge or intention is liable for the act in the same manner. जब भी कोई कार्य, सेक्शन 35 ये कहता है कि जब भी कोई कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया गया हो और उसमें कुछ लोग जुड़े, इसमें जब लोग जुड़ते हैं उसी इंटेंशन से और उसी ज्ञान से, liable for the same act as same manner as were done by him alone,
तो वो व्यक्ति भी वैसे ही अपराध पाएंगे जैसे वो व्यक्ति जो करने वाला है वो पाएगा, उसे मिलेगी। 36 कहता है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। तो 36 ये कह रहा है कि कोई इफेक्ट पड़ता है किसी चीज़ पे आधा काम करने से, आधा कुछ करने से, आधा कुछ ना करने से, ठीक है। Wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. तो ऐसे में जब हम कोई गलत कार्य करते हैं और कुछ गलत चूक भी कर देते हैं जो हमें करना चाहिए और हम वो नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो सब मिला के एक वो दोनों मिला के एक ऑफेंस की कैटेगरी आएगी, ऑफेंस की कैटेगरी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में देखते हैं, ए इंटेंशनली कॉज जेड्स डेथ। जो ए है वो जानबूझकर जेड को मार देता है। पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, उसे खाना ना दे के, जो कि हो गया इलीगली ओमिशन, उसे खाना नहीं दिया उसने, उसको देना चाहिए था उसने नहीं दिया, चूक कर दी उसने, तो इलीगल ओमिशन हो गया। पार्टली बाय इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, तो उसने जो मारा जेड को तो वो क्या हो गया, एक्ट हो गया, और खाना नहीं दिया तो वो इलीगल ओमिशन हो गया। इस तरीके से ए हैज़ कमिटेड मर्डर, तो इस तरीके से ए ने जेड को मार दिया। 37 कहता है कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स constituting an offense. When an offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person, commits that offense. मतलब इसमें 37 में कहता है कि जो ऑफेंस है उसको कमिट करने के लिए क्या किया कि इन्होंने जो कार्य है वो डिवाइड कर दिया, जो एक्ट डिवाइड कर दिया कि इतना पार्ट ये करेगा, इतना पार्ट बी, इतना पार्ट सी, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में ही आएगा। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय severally and at a different time, giving him small doses of poison. A and B administer the poison according to the agreement and with intent to murder Z. Z dies from the effect of several doses of poison so administered to him. Here A and B intentionally cooperate in the commission of the murder, and as each of them does an act by which the death is caused, they were both guilty of the offense, though their acts are separate. तो इसमें ये कह रहे हैं कि इलस्ट्रेशन में ये कह रहा है कि ये भी दो व्यक्ति हैं जिसने जेड का मर्डर कर दिया, पार्टली दोनों ने पॉइजन दिया था जेड को, तो दोनों के एक्ट को मिला के ये ना जेड की डेथ हुई थी, तो ऐसे में वो ऑफेंस ही आएगा, वो मर्डर आएगा, उसके लिए दोनों को सेम पनिशमेंट मिलेगी। 38 A person concerned in criminal act may be guilty of different offences. Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offences by means of that act. Person concerned in act may be guilty of different offences. Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, जब भी बहुत सारे व्यक्ति किसी एक एक्ट में लगते हैं, किसी एक कार्य को करने में लगते हैं, किसी गलत कार्य को करने में लगते हैं, तो वहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि किसने क्या किया था और उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट मिलेगी। सपोज़ ए जो था वो बस उसने चाकू परचेज़ किया था, बी जो है वो चाकू को लेके गया, सी ने उस चाकू को रख दिया था, डी ने चाकू उठा लिया, उसके बाद ई ने उस चाकू से किसी पे अटैक कर दिया। तो ऐसे में जिसकी जैसी एक्टिविटी थी उसके अकॉर्डिंग ही उसको पनिशमेंट मिलेगी। सपोज़ किसी की नेग्लिजेंस थी, किसी का इंटेंशन था, किसी ने अटैम्प्ट कर दिया, तो सबको उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी।
39 कहता है वॉलंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंड टू कॉज इट, मतलब जब वो व्यक्ति वो चाहता था वो करना, वो एक्टिविटी वो करना चाहता था, वो एक्ट वो करना चाहता था, इंटेंडेड टू कॉज इट, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट, और उसको पता था कि ऐसे में ऐसा रिजल्ट आ सकता है। सपोज कोई जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है और सामने से कोई क्रॉस कर रहा है, तो वो स्पीड और रोकने की जगह और तेज़ कर देता था। उसको पता था, उसकी इंटेंशन थी कि ऐसे में उसका वो व्यक्ति कार से टकरा सकता है, तो वॉलंटरीली अपनी इच्छा से उसकी डेफिनेशन है। 40 में ऑफेंसेस बताता है कि ऑफेंस क्या है। एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन इन क्लॉज 2 and C, 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this code। तो इस कोड के अंदर जोन सी भी चीज़ें हैं जिससे पनिशमेंट मिले वो ऑफेंस है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जो कि पनिशमेंट ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एंड स्पेशल लॉ और लोकल लॉ के अकॉर्डिंग जो सेक्शंस मेंशन किए हैं उनके अकॉर्डिंग ये ऑफेंसेस की कैटेगरीज बताई गई है। अदरवाइज 40 जो है ऑफेंस बताता है कि जो इसमें पनिशमेबल है वो ऑफेंस है, जिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो पनिशमेबल है तो वो ऑफेंस है। 41 है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल टू ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट। तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है किसी पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, ठीक है। सपोज यूपी में यूपी गैंगस्टर एक्ट है, तो वो किसी पार्टिकुलर क्राइम को लेके है ना, गुंडों को लेके है, तो वो स्पेशल लॉ हो गया। लोकल लॉ हो जाता है, लोकल लॉ इज ए लोकल लॉ इज ए लॉ एप्लीकेबल ओनली टू ए पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। और लोकल लॉ क्या होता है कि किसी एक पार्टिकुलर पार्ट पे, सपोज महाराष्ट्र में कोई लॉ निकला है, ठीक है, तो वो बाकी जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल महाराष्ट्र में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, लोकल लॉ हो जाएगा। 43 कहता है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। The word illegal is applicable to everything which is an offense जो भी अपराध है। The word illegal is applicable to everything which is an offense और which is prohibited by law। तो जो भी कार्य कानून द्वारा करने जाने पे रोक लगाई गई, कानून जिस कार्य को करने के लिए मना करता हो या फिर उसको अपराध मानता हो और उसको कोई करे तो वो इलीगल कहलाएगा। और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन एंड अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वेयर इट इज़ इलीगल इन हिम टू omit। और कहीं पे ये है कि उसका दायित्व बनता है वो कार्य करने का और वो नहीं करता है तो वो भी इलीगल हो जाएगा। सपोज हॉस्पिटल में गैस सिलेंडर है और कोई पेशेंट वहीं पे उसको यूज़ है उस गैस सिलेंडर की, और अचानक से वो बंद हो जाती है, किसी कारणवश वो बंद हो जाती है, उसका पिन निकल जाता है, जो भी है, और वहाँ पे जो स्टाफ है, जो नर्स है, उसको पता है कि उसको कैसे ऑन करते हैं, तो वहाँ पे लीगली बाउंड टू डू है, उसको करना ही करना है, उसका दायित्व बन जाता है कि वो उसको ऑन करे और उसकी जीवन बचाए। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो भी इलीगल हो जाएगा। 44 है इंजरी। द वर्ड इंजरी डेनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन। किसी व्यक्ति पे अगर चोट पहुँचे, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, उसके रेपुटेशन पे हो या उसके प्रॉपर्टी पे हो, तो वो इंजरी कहलाएगी। BMRP, बॉडी माइंड रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। सेक्शन 45 है लाइफ। द वर्ड लाइफ डेनोट्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग unless the contrary appears from the context। so section 45 क्या कहता है कि जो लाइफ की डेफिनेशन है
वो लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसान की बात करता है कि इंसान के जीवन की बात करता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई चीज़ सामने ना आए, इसके अगेंस्ट में या कॉन्ट्राडिक्ट ना करे इस स्टेटमेंट को, तब तक हम ये मानेंगे कि लाइफ मतलब होता है कि किसी इंसान का जीवन। 46 होता है डेथ। द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अफेयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। डेथ की मीनिंग क्या होती है कि एक ह्यूमन बीइंग की, एक इंसान की मृत्यु को ही डेथ माना जाएगा। 47 एनिमल। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर। तो एनिमल जो है वो किसी लिविंग क्रिएचर के, जीवित जीव जंतु के लिए हम एनिमल यूज़ करेंगे अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। कोई भी जीवित चीज़ है उसके लिए हम एनिमल यूज़ करेंगे, बट इंसान के लिए नहीं करेंगे। 48 है वेसल। द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर दी कॉन्वियंस मतलब प्रवाहन होता है बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। तो वेसल वो है जो किसी इंसान को ट्रांसफ़र कर रहा हो एक जगह से दूसरी जगह, या फिर किसी प्रॉपर्टी, किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा हो, तो वो वेसल कहलाएगा। वेसल अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक नाव होगा, शिप होगा, ट्रांसपोर्ट शिप होगा, या फिर ये होता है ना जिसमें लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो वेसल होगा मेरे ख्याल से। या परिवहन में अगर ये नाव नहीं होगा तो फिर ये हो सकता है कि वेसल को कोई सी भी गाड़ी या प्लेन या फिर ऐसा सोर्स जिससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सके, सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके, तो वो शायद वेसल होगा। 49 होता है ईयर एंड मंथ। ईयर और मंथ की भी डेफिनेशन दी गई है। इसमें ये कहते हैं कि वेर एवर द वर्ड ईयर और द वर्ड मंथ इज़ यूज इट इज़ टू बी अंडरस्टैंड। जहाँ पे भी ईयर और मंथ वर्ड यूज़ किया गया होगा तो हम ये मान लेंगे कि वो जो मंथ है और वो जो साल है वो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रिटिश कैलेंडर को यहाँ पे माने जाने के लिए सेक्शन 49 कहता है कि जहाँ पे भी ईयर और मंथ मेंशन होगा तो हम मान लेंगे कि वो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। सेक्शन 50 कहता है सेक्शन। तो यहाँ सेक्शन की भी डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन वो है कि सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शन ऑफ ए चैप्टर ऑफ दिस कोड विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय प्रीफिक्स न्यूमरल फिगर्स। मतलब किसी भी यहाँ पे किसी भी कोड में किसी भी सेंटेंसेस के आगे जो डिजिट्स लगे हैं उनको हम सेक्शन कहेंगे। ओथ क्या है? द वर्ड सेक्शन 51 है ओथ। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलेमन affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof। तो या तो प्रूफ के लिए या किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने कोई ओथ, कोई शपथ ली जाए ताकि वो इन फ्यूचर एज ए प्रूफ माना जाए, whether in a court of justice or not। चाहे वो कोर्ट में हो या फिर चाहे वो कोर्ट के सामने हो या कोर्ट के सामने ना भी हो, बट एज अ प्रूफ कुछ डिक्लेरेशन करते हुए अगर कोई चीज़ शपथ ली गई हो तो उसको शपथ कहेंगे। 52 है गुड फेथ। तो इसमें गुड फेथ की डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं दी गई है। गुड फेथ में इसमें ये कहते हैं, इनडायरेक्टली डेफिनेशन है। इसमें ये कहते हैं कि गुड फेथ क्या नहीं है। नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ। ये यहाँ गुड फेथ में ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी अगर विच इज़ डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, जो बिना किसी केयर और अटेंशन के की गई हो तो उसको हम गुड फेथ नहीं मानेंगे। तो अगर कोई भी चीज़ विद केयर, विद ड्यू केयर प्लस अटेंशन के साथ, सावधानी के साथ की गई हो तो उसको हम गुड फेथ मानेंगे। 52 है हार्बर। एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 and in section 130 in the case in which the harbor is given by the wife
और हस्बैंड ऑफ ए पर्सन हार्बर। तो इसमें कह रहा है कि सेक्शन 157 और 130 को छोड़ के जहाँ पे शरण दिया गया हो किसी वाइफ और हस्बैंड द्वारा, द वर्ड हार्बर इंक्लूड द सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, किसी ऐसे व्यक्ति को शरण देना जिसने कोई अपराध किया हो, ऐसे व्यक्ति को शरण देना किस किस तरीके से, उसको घर पे रखने, शेल्टर उसको छत के नीचे रखने से, घर में शरण देना, या फिर उसको खाना उसको देना, या उसको पानी देना, ड्रिंक लिखा है तो उसमें कोई भी लिक्विड आ सकती है, मनी पैसे से, या फिर कपड़ों से, क्लोथ्स, आर्म्स हथियारों से, एमुनिशन गोला बारूद से, और मीन्स और कन्वीनियंस या कोई साधन देना, और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स, और उसको गाइड करना किसी वे में, वेदर ऑफ द सेम काइंड एज दोज इनमरेटेड इन दिस सेक्शन और नॉट, टू एविट एप्रेशन। मतलब वही ये सब जो व्यक्ति करता है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसको कानून मना करता है, जिसको शरण नहीं देना चाहिए, जो किसी गलत कार्य में अपराधी हो, ऐसे व्यक्ति को कोई शरण देता है कपड़ों से, खाने से और घर में रखने से, आदि कैटेगरी जो है दी गई है वो करता है, तो वो हार्बर कहलाएगा। तो ये था चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, जनरल एक्सप्लेनेशंस। अगले चैप्टर में हम पनिशमेंट चैप्टर जो कि 53 से 75 है वो कवर करेंगे।